और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, जिस तरह से नक्सलवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई के बाद अब क्योंकि 40 दिन से भी कम का समय है और उससे पहले एक बड़ा नाम देवजी जिसने अब सरेंडर किया है, और आने वाले समय में अब क्या स्थिति देखने को मिलेगी ये महीने भर के दौरान? देखिए 40 दिन से कम समय बचा है। आज 23 तारीख हो गई है और इस महीने में अगर देखा जाए तो 5 दिन इस महीने के बचते हैं और मार्च का पूरा महीना है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था और जो संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद बस्तर ही नहीं पूरे देश से समाप्त करना है, तो उसको लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। माओवादी की जो टॉप लीडरशिप है वो मारी गई और उनके मारे जाने के बाद कई माओवादियों के जो लीडर हैं उन्होंने सरेंडर किया है। कल देवजी ने सरेंडर तेलंगाना में किया। उसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि ये जो सरेंडर है वो माओवाद के ताबूत की आखिरी कीलों में से एक कील साबित होगी, क्योंकि अब मुश्किल से 2 से 3 जो है टॉप लीडरशिप माओवादियों की बची है। और पूरे संगठन की बात की जाए तो उसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, इन जगहों पर झारखंड है, इन जगहों पर अगर बात करें तो बहुत कम संख्या में माओवादी बचे हैं। मतलब ये है कि अब जो छोटे कैडर से लेके जो मिडिल ऑर्डर जो उनका था उस अगर देखा जाए तो उन स्थितियों में बहुत ज़्यादा संख्या बची नहीं है। तो ऐसे में देवजी का जो सरेंडर है वो इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि देवजी के सरेंडर करने के बाद जो भी सशस्त्र माओवादी बचे हैं, बस्तर रीजन में हो, चाहे तेलंगाना में हो, झारखंड में हो, उनके पास सीधा संदेश ये गया होगा कि जब लीडर ही सामने नहीं है तो ऐसे में उनके पास भी एक विकल्प बचता है कि वो भी सरेंडर करें और सरकार के द्वारा बनाई गई, खासकर छत्तीसगढ़ सरकार की जो नई पुनर्वास नीति है उसका वो लाभ लेते हुए मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि अब उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरीके से सुरक्षा बलों को बोला था और सुरक्षा बलों ने वो कर दिखाया और एंटी नक्सल ऑपरेशन जो अलग अलग क्षेत्रों में चले, खासकर बस्तर में चले, उसका नतीजा ये रहा कि पूरी तरीके से माओवादियों की जो रीढ़ है वो टूट चुकी है। अब बहुत कम संख्या में बचे हैं। तो ऐसे में अगर सरेंडर नहीं करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी साफ कहा है कि उनके पास सरेंडर करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। सशस्त्र माओवाद को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बातें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कई बार कही हैं। तो वो समाज की मुख्यधारा से जुड़े, विकास की मुख्यधारा से जुड़े, यही एक ऑप्शन बचता है। और देवजी के बाद तो बिल्कुल साफ है कि हो सकता है कि अगले एक आध हफ्ते के अंदर एक बड़ी संख्या में माओवादियों की जो सरेंडर करने के रास्ते और भी खुले और भी पत्र आ सकते हैं। जैसे कि अभी जानकारी जुल्फिकार, अगर छत्तीसगढ़ के हम ताज़ा हालात की बात करें तो क्योंकि अब अधिकतर सारे जितने बड़े नाम हैं उनकी तरफ से या तो सरेंडर कर दिया गया है या तो उनका खात्मा कर दिया गया है। अब ऐसे छुटपुट कौन नक्सली हैं जो आगे बड़े बन सकते हैं और उनको सबसे पहले सरेंडर कराने की जरूरत है या फिर उनके खात्मे की जरूरत है? अब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बड़ा जो लीडर है जो बन सकता है। हालांकि जो 3 जैसे पापा राव है, हालांकि वो वृद्ध हो चुके हैं, उम्र दराज हो चुके हैं। मिसिर बेसरा है, वो हालांकि अगर देखा जाए तो झारखंड में सक्रिय है। तो ऐसे में 2 से 3 नाम ही बचते हैं। अब बात आती है उनके नीचे के जो माओवादी कैडर के लोग हैं उनके नाम सार्वजनिक तौर से है नहीं, और सुरक्षा बलों के पास भी अब जो सूचनाएँ हैं तो उनके पास भी ये है कि आधा दर्जन से कम ही माओवादी बचे हैं। अब ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि जो निचले कैडर के माओवादी हैं वो प्रमोट किए जाएं, क्योंकि अगर देखें तो माओवादी संगठन की जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर और जो टॉप लीडरशिप है उसमें 14 सदस्य होते थे। उनमें से अधिकांश लोग मार दिए गए और उनमें एनकाउंटर में मारे गए और कुछ ने सरेंडर कर दिया। जैसे कि देखें आप, देव जी ने सरेंडर किया, इसके पहले भी जो है टॉप लीडरशिप ने सरेंडर किया था आप जगदलपुर में, जिसमें 200 से ज़्यादा माओवादी सरेंडर किए थे। तो उन परिस्थितियों में अब की स्थिति ऐसी नहीं है कि अब दूसरे जो माओवादी लीडर हैं वो प्रमोट होकर ऊपर जाएं, क्योंकि लक्ष्य जो बिल्कुल साफ रखा हुआ है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है। उस लक्ष्य के तहत जब सुरक्षा बलों का इतना दबाव है और इस दबाव की परिस्थितियों में देव जी जैसे जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर रहे वो अगर सरेंडर करते हैं तो नीचे के कैडर को बिल्कुल साफ संदेश है कि जिनकी आइडियोलॉजी 40 से 45 साल में वो सीधे तौर से माओवाद को मजबूत करने में, माओवाद के एक्सपेंशन करने में और माओवाद की विचारधारा को अंदरूनी इलाकों में फैलाने में जिनकी भूमिका रही है, अब वो ये मान चुके हैं कि सशस्त्र
जो तरीके से वो आंदोलन उन इलाकों में नहीं कर सकते हैं, अगर वो सशस्त्र रहेंगे तो वो मारे जाएंगे। तो ऐसे में अगर उनका सरेंडर देवजी जैसे माओवादियों का सरेंडर होता है तो निचले कैडर के जो बच्चे हैं मुश्किल से अगर सभी जगह का अगर मिलाकर देखा जाएगा, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, झारखंड, तो मुश्किल से 400 माओवादी के आसपास होंगे। तो वो उनमें भी बहुत बड़ी टॉप लीडरशिप नहीं है, तो उनके पास भी एक ही विकल्प बचता है कि जब लीडरशिप ही खत्म होती जा रही है तो जो माओवादी हैं वो सरेंडर करें और मुख्य धारा से जुड़ें और अलग अलग राज्यों जुल्फिकार, एक और अहम चीज, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं नक्सलियों के दंश की तो साल 2004 से साल 2014 और उसके बाद 2014 से 2024 की तुलना जरूर होती है। ऐसे में इतना क्या बदलाव देखने को मिला कि आज के समय में जो नक्सलियों की गतिविधियां हैं वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, नक्सली जो बड़े लीडर्स थे वो खत्म हो गए, अब पूरी तरह से उनका खात्मा होता दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या बदलाव हुआ, कौन सी मुख्य वजह रही? देखिए, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो संक्षिप्त में अगर 1980 की बात देखें तो 2000 तक माओवाद का एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद जो है 2000 के बाद से माओवादियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें आप देखें कि 2013 का जीरम घाटी नक्सली हमला था, उसके पहले ताड़ मेटला की घटना थी जिसमें 75 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 2014 के बाद अगर देखें तो माओवादियों के जो घटनाक्रम हैं वो होते रहे, लेकिन अगर 2024 के बाद अगर देखें तो उसके बाद से माओवादियों को ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लक्ष्य रखा था, उसके बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू हुए और बदलाव इस तरीके का हुआ कि अंदरूनी इलाकों में मोबाइल के टावर लगे, जो ग्रामीण हैं उनके हाथ में मोबाइल पहुंचा, सड़कें वहां पर पहुंची और सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को जनता तक पहुंचा। और उसके साथ सुरक्षा बलों ने जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए, अंदरूनी इलाकों में जो कैंप स्थापित किए गए, तो कैंप स्थापित होने से जो ग्रामीण हैं जिनका दबाव की वजह से माओवादियों के संगठन के प्रति झुकाव होता था, उनका भरोसा सुरक्षा बलों पर बढ़ा और इनपुट पुलिस का सुरक्षा बलों का मजबूत हुआ, इंटेलिजेंस मजबूत हुआ, जिसका ये नतीजा हुआ कि जितने भी ऑपरेशन चलाए गए 2024 के बाद से उनमें बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को मिली हैं। सुरक्षा बलों को बहुत कम नुकसान हुआ। इसके पहले अगर देखें तो सुरक्षा बल जब भी एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए लग जाते थे तो एम्बुश में कहीं ना कहीं फंसते थे, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान होता था। तो अंदरूनी इलाकों में सड़कों का बनना, कैंपों का खुलना और मोबाइल टावर का लगना, और जिसकी वजह से अधिकांश लोगों के पास मोबाइल पहुंचा आदिवासियों के अंचल में, तो उन्होंने देखी कि दुनिया किस तरीके से विकास कर रही है और अंदरूनी बिल्कुल जिस तरह से विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की यहाँ पर जो सक्रियता और बढ़ती दिखाई दी और एक बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आया जो पहले के मुकाबले अब के समय में काफी सकारात्मक दिशा में दिखाई दिया और अब जो नक्सलवाद है, जो डेडलाइन दी गई है माओवादियों के खात्मे की, वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।